हेलो दोस्तों, वेलकम टू GOIS। मेरा नाम है प्रवेश चौरसी और दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। आई होप आप सभी रिवाइज कर रहे होंगे, आपने चीज़ों को अच्छे से पढ़ा होगा और मेरे हिसाब से आप MCQ लगा रहे होंगे, क्योंकि MCQ लगाने से ही आपको क्लैरिटी आएगी, वरना कन्फ्यूज होते रहेंगे आप। जैसे अगर आपको कोई भी चीज़ में कन्फ्यूजन आ रहा है MCQ लगाते टाइम, तुरंत वो देखिए कि वो किस चीज़ से पूछा गया, कहाँ है, कौन से एक्ट के अंदर है। फिर देखिए कि वही चीज़ कौन से एक्ट में और है, फिर उसको लिंक कीजिए कि क्या चेंज हुआ है, ऐसे करके आप याद कीजिए, है ना। तो देखिए क्या हुआ था, जो वर्ल्ड वॉर 1 था ना, उसके बाद ना मासक काफ़ी परेशान हो गई थी। मतलब कहानी काफ़ी काफ़ी बुरी थी, इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा था और भी ऐसी चीज़ें थी जिससे मासक सफ़र कर रहे थे। और मुस्लिम्स भी जो जो कैलिफ वाली प्रॉब्लम थी उसकी, जो अपन कहते हैं ना कैलिफ ऑफ टर्की, वो रीज़न से परेशान चल रहे थे। बाद में फिर खिलाफत मूवमेंट वगैरह होता है। तो अब देखिए क्या था, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 था ना, वो उसमें क्या किया गया, पार्टीशन ऑफ इंडियंस किया गया। मतलब इंडियन को पार्टिसिपेट किया करने दिया गया। मतलब जो मेन चीज़ें थी ना, वो एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने की तरफ चीज़ थी। जो एडविन मॉन्टेग्यू थे ना, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और जो लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे वायसराय, इन्होंने मिलके रिफॉर्म लाया था, इसलिए इसे मॉन्टेग्यू और चैम्सफोर्ड रिफॉर्म कहा जाता है ना। तो हम इसके मेन प्रोविज़न की बात करते हैं। इसका सबसे पहला मेन प्रोविज़न ये था कि यहाँ पे क्या हो रहा है, सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दिया गया है, डिमार्केटेड कर दिया गया है ना, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेवल पे, कि कौन से सब्जेक्ट सेंट्रल के पास रहेंगे, कौन से प्रोविंस के पास रहेंगे, है ना। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, या प्रोविंशियल लेवल पे इंटरेस्ट जो है ना, वो क्या रहेगा, प्रोविंसेस के थे। और जो प्री डोमिनेटेड रख रहे थे, ये इंटरेस्ट जो अपने ना प्री डोमिनेटेड रखना था इनको। गवर्नमेंट बहुत चालाक थी, ये याद रखिएगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट काफ़ी चालाक थी, है ना। इसके साथ साथ हम बात करते हैं क्या हुआ इसमें, डायरकी इंट्रोड्यूस की गई। मतलब प्रोविंशियल लेवल पे क्या किया गया, जो सब्जेक्ट्स थे उनको डिवाइड कर दिया गया 2 कैटेगरी में, एक रिजर्व कैटेगरी एंड एक ट्रांसफर कैटेगरी, है ना। और जो रिजर्व कैटेगरी थी वो गवर्नर जनरल एडमिनिस्ट्रेट करेंगे ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा, समझ रहे हो। जो गवर्नर जनरल के रिजर्व कैटेगरी में गवर्नर जनरल करेंगे, गवर्नर्स करेंगे ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा। और जो ट्रांसफर है ना, वो भी गवर्नर करेगा, लेकिन किसके द्वारा करेगा, जो असेंबली है ना, जो इलेक्शन हुए उसके बाद इलेक्टेड इंडियंस है ना, उनके द्वारा, है ना, इंडियन रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा। लेकिन जो उन्होंने रिजर्व सब्जेक्ट अपने हमेशा हाथ में ही रखे थे। अब हम आगे देखते हैं, इसमें जो मेंबर्स थे ना, जो रिजर्व सब्जेक्ट्स थे, वो रिस्पॉन्सिबल होंगे काय के, ब्रिटिश पार्लियामेंट के, है ना। किसके द्वारा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के द्वारा। और जो मिनिस्टर्स होंगे, मिनिस्टर मेंबर्स, वो होंगे, वो ट्रांसफर सब्जेक्ट्स देखेंगे और रिस्पॉन्सिबल होंगे इंडियन इलेक्टोरेट के, मतलब इंडियंस के प्रति, है ना। अब इसके आगे हम देखें, ये बहुत चालाकी से काम कर रहे थे। पहली बात तो इन्हें सिर्फ इनका नेचर क्या, एक्सप्लॉइटेशन करना है, वो तो रिफॉर्म करना पड़ रहा है मजबूरी में। अब देखते हैं जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स थे ना, लैंड, रेवेन्यू, इनकी चालाकी देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन और फेमाइन रिलीफ वगैरह, ये सब इरिगेशन, ये सब इनने अपने क्या रिजर्व सब्जेक्ट में रखे थे। जुडिशरी, जस्टिस, सब इनने अपने पास रख के रखे थे। मतलब मेन सब्जेक्ट इनको अपने पास रखना था रिजर्व सब्जेक्ट से। और ट्रांसफर लिस्ट में कौन से थे, वो भी देखिए, ट्रांसफर सब्जेक्ट कौन से थे। डेवलपमेंटल सब्जेक्ट्स थे, एजुकेशन, एक चीज़ अच्छी हुई कि एजुकेशन वगैरह जो था वो इंडियंस के हाथ में, थोड़ा बहुत उन्हें एजुकेशन को बढ़ाया, वो वगैरह हुआ। पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, पब्लिक वर्क्स, एग्रीकल्चर, इस टाइप की चीज़ें जो थी ना, वो ट्रांसफर लिस्ट में थी, अगर हम बात करें मेनली तो। बाकी तो सब इन्होंने अपने पास रखा था। और इसके साथ साथ जो इंडियन काउंसिल थी ना, जो गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल से बनती थी, तो कोई भी बिल जो था ना वो पास नहीं हो सकता था, जो अगर गवर्नर जनरल का असेसमेंट नहीं है उसमें। हाँ, बाकी बाद में वो किसी तरह एक आध बिल पास हो गया था। और इसके साथ साथ क्या हुआ था, यहाँ
सेटअप किया गया था बाइकैमरल लेजिस्लेचर का। मतलब बाइकैमरल लेजिस्लेचर की बात करी जाए तो वहाँ पे 2 हाउसेस बनाए गए थे लेजिस्लेटिव लेवल पे। एक लेजिस्लेटिव लेवल पे एक था काउंसिल ऑफ स्टेट, है ना, जो लोअर असेंबली या लोअर हाउस कहलाता था। इसका 3 इयर्स का रह सकता था, जो उसका कहते हैं पीरियड जो रहता था 3 इयर्स का रहता था, जिसमें 145 मेंबर्स थे और जिसमें 41 मेंबर नॉमिनेटेड थे एंड 104 मेंबर्स इलेक्टेड होते थे, है ना। काउंसिल ऑफ स्टेट, है ना, अपर हाउस होता था जिसमें 60 मेंबर्स होते थे और 33 इलेक्टेड होते थे, 27 नॉमिनेटेड होते थे। इनका रहता था 5 इयर्स का टेन्योर। और जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो है ना, इसमें क्या की गई थी, एक्सटेंड कर दिया गया था। मतलब वहाँ पे हमने देखे कम्युनल रिप्रेजेंटेशन आया, अब इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट और कम्युनिटी के लिए, जैसे लाइक सिख्स, एंग्लो इंडियंस, है ना, यूरोपियंस, इन सब के लिए क्या इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट ला दिया था, है ना, इंडियन क्रिश्चियंस। इस तरह से ये धीरे धीरे डिवाइड एंड रूल बढ़ा भी रहे थे। तो आज की वीडियो हमने इसके बारे में डिस्कस किया। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।